हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं मनोविज्ञान संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की आरबीएससी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान की, और हम पढ़ने जा रहे हैं आज संज्ञानात्मक अधिगम। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत और थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि। आपके दिमाग में आया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो थार्नडाइक जो है वो प्रयास और त्रुटि पर ज़्यादा बल देता है कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर उनमें से हम एक सही अनुक्रिया को चुनते हैं, जैसा कि बिल्ली ने चुना। और स्किनर कहता है कि हमें बहुत सारी गलतियां करने के बजाय हमें जो है वो सही अनुक्रिया जो है उसी को पकड़ना चाहिए। तो स्किनर जो है वो दोनों ही क्रिया को मानते हैं, दोनों ही इच्छा को मानते हैं, मगर हल्का सा दोनों के सिद्धांतों में फ़र्क है। संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, फैक्ट। तो हमें जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत सारे इतिहास के फैक्ट याद है, तो मेरा एक ज्ञान है। मान लीजिए आपको अपने सभी दोस्तों के मोबाइल नंबर याद है, तो वो एक ज्ञान है। तो हम संज्ञान से अधिगम करते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम। यानी अपने पास में मान लीजिए आपको मैनेजमेंट सीखना है, तो आपने किताब पढ़ ली, ठीक है, मैनेजमेंट की, तो आपके पास ज्ञान हो गया। एक प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज़ होती है। तो प्राचीन तथा क्रियाप्रसूत अनुबंधन में अधिगम में केवल बाह्य व्यवहार एसआर या एसएस संबंध जो प्रेक्षणीय पर ही ध्यान केंद्रित किया गया, यानी बाहरी व्यवहार कैसा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के समय होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं जिसमें ज्ञान में परिवर्तन आता है को महत्वपूर्ण माना और अधिगम प्रक्रिया को संज्ञान के आधार पर समझाने का प्रयास किया। अंतर्दृष्टि अधिगम तथा अव्यक्त अधिगम संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं। तो अंतर्दृष्टि या सूझ जो था, तो उसमें क्या होता है, ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है वो, या अव्यक्त अधिगम संज्ञा, यानी जिसमें हम व्यक्त नहीं कर सकते मगर आपका ज्ञान जो है वो काम आता है। इस बार मैंने थोड़े फॉन्ट बड़े किए हैं दोस्तों, तो आप मुझे बताना कि ये तरीका ठीक है क्या। मुझे लगा कि फॉन्ट छोटे हैं, मैं वीडियो बनाने के बाद में देखता हूँ और एक स्टूडेंट की नज़र से देखता हूँ कि इसमें क्या परेशानी आ सकती है, तो मुझे लगा थोड़ा आपको छोटे अक्षर होने से थोड़ा आंखों पर जोर लगाना पड़ रहा था। तो आगे हम बात कर रहे हैं अंतर्दृष्टि अधिगम। याद होगा आपको कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, जैसे कोफ्का, तो कोफ्का की बजाय आप लोगों ने कोफ्ता तो ज़रूर सुना होगा। कोफ्ता शादी ब्याह में या कहीं आप देखते हैं ठेलों वगैरह में मिलते हैं, ऐसे गोल गोल सा होता है और उसके अंदर आलू होता है, तो कोफ्ता बोलते हैं उसको। जैसे समोसा थोड़ा अलग होता है, कोफ्ता गोल सा होता है। तो कोफ्ता जो है वो आपको खाते समय आप पहले उसको खोलते हैं, उसके अंदर दृष्टि डालते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, आलू वगैरह है क्या, फिर उसमें खड्डा करते हैं, फिर चटनी डालते हैं। किया होगा आप लोगों ने। तो अंतर्दृष्टि यानी अंदर दृष्टि डालो कोफ्ता के, और वर्दी पहन के, ठीक है, वर्दी पहन लो, तो वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर, ठीक है। तो ये अंतर्दृष्टि वाले हैं। यहाँ हालांकि ट्रिक बिठाई है मैंने आपको याद रखने के लिए। अंतर्दृष्टि का मतलब है सूझ, यानी अपने को जो अपने आप याद आता है, कोई चीज़ अपने आप समझ में आती है, उसे कहते हैं सूझ। मान लीजिए अचानक कोई समस्या आ गई, अब लाइट चली गई, तो अब मैं सोचूंगा क्या करें, तो दरवाज़ा खोल लिया, खिड़की खोल ली, वो सूझ है। कोहलर जो एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, ये गैस से भी याद रखना, कोफ्का खाएंगे उसमें आलू वगैरह होता है, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये भी एक ट्रिक आप जोड़ के याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग के आधार पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो केले लटकाए, केले ऊंचे थे, फिर उसने छड़ी काम में ली चिंपांजी ने, फिर 2 छड़ी काम में ली, एक बाहर पड़ी थी छड़ी, उसको अंदर ले आया, डब्बों पे चढ़ गया, फिर उसने केले और ऊंचे किए तो और ऊंचे। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ता गया और उसने चारों तरफ देखा, छड़ी छोटी है, बाहर एक छड़ी पड़ी थी, उस छोटी वाली छड़ी की मदद से बाहर वाली छड़ी उसने पिंजरे के अंदर खींच ली। तो ये सब क्या था, ये उसका सूझ था, सूझ। एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको कि एक बालक है, छोटा बच्चा है, और वो किसी खड्डे में गिर गया, ठीक है। मान लीजिए 8-10 साल का, 7-8 साल का बालक है, थोड़ा गहरा खड्डा, उसमें गिर गया, वो जिंदा बच गया, चोट नहीं आई। अब वो आवाज़ लगा रहा है, उसकी आवाज़ को सुनाई नहीं पा रही है, थक गया आवाज़ लगा लगा के, प्यासा है। अब वो क्या करेगा, अब उसके दिमाग में आया कि उसके पास बस्ता है, उसमें किताबें हैं, तो वह मान लीजिए ड्राइंग बॉक्स है, कॉपी है, अपने जूते हैं, वो एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर से बाहर फेंक रहा है।
और बाहर अचानक किसी व्यक्ति के उसके जूता या उसकी कोई किताब की लगी या उसको पता चला अरे कुएं के अंदर से कैसे आ रहा है, खड्डे से क्या चीज़ आ रही है, तो उसने देखा अंदर एक बच्चा है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ बच्चे ने कौन सा सिद्धांत काम में लिया? तो यहाँ न कोई प्रयास किया न त्रुटि की, उसने सूझ का सिद्धांत काम में लिया, अंतर्दृष्टि की हम क्यों ना ये तरीका अपनाएं। तो कोहलर ने अपने समस्या समाधान के प्रयोगों में चिंपांजी के पिंजरे के बाहर केले रखे जिसे केवल हाथों से नहीं लिए जा सकते थे। चिंपांजी ने उन केलों को पहले हाथों से लेने का असफल प्रयास किया, तत्पश्चात पिंजरे में डंडे की सहायता से उन केलों को प्राप्त किया। आगे के प्रयोगों में केलों को और अधिक दूरी पर रखा गया। केले केवल एक डंडे की सहायता से न मिल पाए, पिंजरे को 2 डंडे रखे गए जो एक दूसरे से जुड़ सकते थे। छड़ी होती है ना, कई बार जुड़ जाती है ऐसे जोड़ने से या चिपक जाती है। चिंपांजी ने पहले केवल एक और तब दूसरे डंडे से केले प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। काफ़ी प्रयासों के बाद चिंपांजी को अचानक ही, तो ये ध्यान रखना, अचानक ही सूझ विकसित हुई। कई बार आता है ना आइडिया, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, अचानक आइडिया आता है। और उनसे दोनों डंडों को ध्यान से देखा और एक दूसरे से फिट किया और केले प्राप्त किए। कोहलर ने इसे अंतर्दृष्टि कहा, जो समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों के प्रत्यक्षीकरण से अचानक आती है। मान लीजिए कई बार होता है, आपने एक वीडियो देखा होगा, साल एक बार पहले सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और लोग जो है स्टूडेंट तेजी से भाग रहे हैं और बाहर बालकनी से सीधा धाम नीचे कूद रहे हैं। अंदर आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं है। आपको वीडियो याद आ रहा होगा वो। और उसमें कुछ विद्यार्थी जो है उन्होंने पहले नीचे देखा कि अरे नीचे तो भाई वहाँ आग से मरेंगे, हो सकता थोड़ा वक्त लगे, आग वहाँ तक पहुँची नहीं थी, केवल धुआं ही आ रहा था, मगर नीचे तो सीधी मौत है। 5 मंजिल 4 मंजिल से कूद रहे हैं, बेचारे मर गए। बहुत सारे युवा युवतियाँ मर गए थे। कुछ लोगों ने धैर्य रखा और वो वहाँ से कूदे नहीं, इतने में कुछ मदद आ गई और एक व्यक्ति ने उनको, आपको याद होगा, छज्जे पे उतरे, उनकी मदद की, तो वो जिंदा बच गए। तो वहाँ क्या है, सूझ काम आती है इस स्थिति में। तभी कहते हैं ना, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसी कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती, समस्या जो है ना उसको देख कर उसका निर्णय लिया जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण से अचानक आती है सूझ। अंतर्दृष्टि अधिगम में एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम केवल उद्दीपकों व अन्य क्रियाओं के बीच अनुबंधित साहचर्य नहीं है, वरन साधन और साध्य के बीच, यानी साधन क्या है साध्य क्या है, उसके बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। यानी आपको एक ज्ञान जो है ना वो होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ प्रयोग हो सकती है, जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है, यानी उसको हम दूसरी जगह भी काम ले सकते हैं। अब है अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता जब तक कि उसे पुनर्बलित नहीं किया जाता। टोलमैन ने अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और मैं जो है इसको हाईलाइट कर देता हूँ हल्के गुलाबी कलर से। टोलमैन ने अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इसकी ट्रिक बताऊँ, टॉल यानी लंबा होता है, लंबे आदमी होते हैं वो मान लीजिए कम व्यक्त करते हैं, इसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। टोलमैन ने चूहों के 2 समूहों को भूल भुलैया में छोड़ दिया। एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन दिया गया और दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। पहले समूह ने आरंभ से अंत तक रास्ता जल्दी ही खोज लिया, किन्होंने, जिनको पुनर्बलन मिला। दूसरे समूह ने अधिगम का संकेत प्रदर्शित नहीं किया। बाद में जब दूसरे समूह के चूहों को भी पुरस्कृत किया गया तो वे भी भूल भुलैया के आरंभ में अंत तक उतनी क्षमता से दौड़ने लगे जितना कि प्रथम समूह में दौड़ते थे। तो यहाँ क्या है, पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मान लीजिए आप रीट का प्रयास कर रहे हैं और आपको लक्ष्य मिल जाए तो वो अपने आप में एक पुनर्बलन है। टोलमैन ने बताया कि दूसरे समूह है जिन्हें पुनर्बलित नहीं किया गया था ने भी भूल भुलैया के मानचित्र को समझ तो लिया था और उसका संज्ञानात्मक मानचित्र विकसित किया था। उन्होंने अव्यक्त अधिगम का केवल प्रदर्शन ही तब ही प्रदर्शन किया जब उन्हें पुनर्बलन दिया गया। यानी उन्होंने समझ तो लिया था रास्ता, मगर उनको पता था कि इधर जाओ चाहे उधर जाओ, कुछ मिलना तो है नहीं। तो इसलिए कई बार होता है ना, कई व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए कि यार फालतू की भागदौड़ क्या मतलब है। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ फल जो है मिले या पुनर्बलन मिले। तो ये था अपने अव्यक्त अधिगम। अब आगे बात करते हैं। ये थोड़े मैंने जूम कर दिए हैं और इनके ऊपर मैंने मार्क लगा दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये अब है 3 नंबर, यानी 3 नंबर पार्ट। वाचिक अधिगम, वाचिक का मतलब वर्बल। अव्यक्त का मतलब क्या था कि चूहों को पता तो था
कि भाई ये रास्ता है, मगर उनके लिए उन्होंने व्यक्त नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया उसका। वाच्य, अब कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए बच्चा, उसको उत्तर तो आ रहा है मगर वो बोलता नहीं है, वो सोचता है या तो गलत होगा, वो सोचता है बोलो चाहे मत बोलो, क्या है, मिलना तो उलाना है या कुछ मिलना तो है नहीं, ऐसा भी होता है ना, आप देखते हैं। वाचिक अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वाचिक अधिगम क्यों? क्योंकि मनुष्य तो बोल सकता है और कोई पशु पक्षी तो बोल नहीं सकते। शाब्दिक अधिगम से तात्पर्य है, वाचिक या शाब्दिक, चिन्हों, प्रतीकों, संख्याओं, संप्रत्यों, अक्षरों, अक्षरों के समूह है, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने तथा उनके आशय को समझने से है। इनमें वाचिक, इनमें कहाँ गया, इनमें व्यक्ति शाब्दिक एकांशों को संबंधित करता है और उन क्रमों को सीखता है जिसमें शाब्दिक एकांशों को उपस्थित किया जाता है, एकांशों के मध्य अंतर करता है और एकांशों को दिखाए गए क्रम से भिन्न स्वतंत्र क्रम में प्रत्याहान करता है। थोड़ी हाई लेवल की हिंदी आ गई। मनुष्य अपना ज्ञान साधारणतया शब्दों के माध्यम से ही अर्जित करता है। भाई हम शब्दों से ही तो सीखते हैं ज्ञान, एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है, शब्द जुड़ जाते हैं। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कई तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्द कैच, टत, नरप, शाता, पानाती, तो सार्थक शब्द कमल, निगम, वाक्य या अनुच्छेद। तो वाचिक शब्द का मतलब हो गया कि कुछ सार्थक शब्द सीखना, कुछ बोलना इत्यादि। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी हम लर्निंग करते हैं, ये हम बड़ों के काम की चीज़ भी है, बच्चों के काम की चीज़ भी है। हम सीखेंगे तभी तो छोटे बच्चों पर हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अधिगम की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कुछ कारक सीखी जाने वाली सामग्री से संबंधित है, तो कुछ अधिगमकर्ता से और कुछ वातावरण से संबंधित है। देखो, कुछ तो है सामग्री, सामग्री भी इम्पोर्टेंट होती है। आप गणित पढ़ रहे हैं या किस विधि से पढ़ रहे हैं, आप कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, वातावरण कैसा है, अधिगमकर्ता खुद कैसा है, ठीक है। तो पहली बात है सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो। सीखी जाने वाली सामग्री की लंबाई, जैसे मान लीजिए हम 11वीं की किताब पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी है, पहले देखते हो अरे इतनी मोटी किताब, ठीक है, वहीं फंस गए। अर्थपूर्णता, उपयोगी है कि नहीं, परिचितता, पहले से परिचित हो कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लागू हो रही है, अर्थपूर्ण भी है, परिचित भी है। सामग्री के माध्यम से साहचर्य संबंध स्थापित, यहाँ मैं इस मनोविज्ञान को आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा हूँ। आकर्षक, अब ऑनलाइन है तो आकर्षक बनाने का भी प्रयास किया है, कलरफुल, हाईलाइट, रंग बिरंगा। स्पष्टता, ठीक है, अब बड़ा अक्षर है और उच्चारण का भी प्रयास करता हूँ कि हर अक्षर आपके समझ में आए, इत्यादि अधिगम को प्रभावित करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मगर स्पष्ट उच्चारण होने के बजाय उनकी आधी बातें समझ में आती है। अर्थपूर्ण, परिचित सामग्री का अधिगम शीघ्र होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अर्थपूर्ण होगी, परिचित होगी तो जल्दी होगा। सामग्री के मध्य संबंध भी अधिगम को सुगम बनाता है। एक कहानी का एक भूगोल के पाठ की तुलना में जल्दी अधिगम होता है, क्योंकि कहानी में घटनाओं के मध्य संबंध होता है। कहानी होती है ना, राजा था, वहाँ गया, फिर वहाँ से हमला किया, फिर वहाँ पहुँचा, तो ऐसे तभी हम कोशिश करते हैं इतिहास में मैं कहानी के माध्यम से। और आपको मैं बता दूं 2 या 4 दिन में इतिहास भी शुरू करने वाले हैं, और जो कठिन टॉपिक है आपके 10वीं और 12वीं के इतिहास में वो हम लेंगे, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह, वो ट्रिक्स आपको बताएंगे, यकीन मानिए, आप भरोसा कीजिए। यदि पाठ्य सामग्री के मध्य भी संबंध बनाकर अधिगम किया जाए तो सरलता से सीखा जाता है। तो संबंध, जैसे अब मान लीजिए मैंने आपको कहा सूझ, अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्ट, कोफ्ता, तो कोफ्ते से एक संबंध स्थापित हो गया कि कोफ्ते को अंदर खोलेंगे तो अंदर आलू निकलेगा, गैस भी बन सकती है, और वर्दी पहन के हम कोफ्ता खाएंगे, क्योंकि अच्छी वर्दी पहन के जाते हैं ना कहीं शादी ब्याह में। तो ये ट्रिक है जी, क्या है, संबंध स्थापित करने की प्रोसेस है अधिगम की। पुनः स्मरण विधि से सीखने में वाचिक अधिगम संगठित हो जाता है। पुनः स्मरण यानी हम एक बार फिर से याद करते हैं किसी चीज़ को, कि चलो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पुनर्बलन, पुनर्बलन के धनात्मक, ऋणात्मक, तो रिवीजन किया ना, तो उससे भी याद होता है। संगठनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है, यानी हम उसको पढ़ी हुई चीज़ को इकट्ठी करते हैं, कि प्रतिभागी शब्दों का पुनः स्मरण कर नए क्रम में करता है, न कि उस क्रम में जिसमें वे प्रस्तुत किए गए थे। यह संगठन दी गई सामग्री पर तथा व्यक्ति स्वयं पर भी निर्भर करता है। बॉसफील्ड ने 4 श्रेणियों, पशु, नाम, पेशा और सब्जेक्ट की कुल 60 शब्दों की एक सूची यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत की। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, कुछ नाम दे दिया सब्जी का, कुछ दे दिया पशु का, ऐसे। पुनः स्मरण में प्रतिभागियों ने शब्दों को वर्ग के अनुसार संगठित किया। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कि पहले पशु वाले याद कर लेते हैं,
पशुओं के नाम, सब्जियों के नाम अलग, हम उसको अपने हिसाब से करते हैं। इसे वर्ग गुच्छन कहा गया, यानी वर्ग जो है ना वो बना दिया उसने, गुच्छा, क्लस्टर। व्यक्तिनिष्ठ संगठन में प्रतिभागी शब्दों या एकांशों को अपने अपने तरीकों से, अब हम चलेंगे इधर 4 नंबर, ठीक है, संगठित कर पुनः स्मरण करते हैं और संगठनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा सरल अधिगम सरल होता है। ठीक है, तो ये 4 कॉलम हमने कर दिया है। अब है क्रियाकलाप। विद्यार्थियों को 5 विषयों, 5 फलों, 5 जानवरों और 5 फर्नीचरों के नाम की सूची आप दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक में लिख दिया कि हिंदी, फिर नीचे लिख दिया सेव, नीचे लिख दिया लोमड़ी और फिर उसके नीचे लिख दिया कुर्सी। ठीक है, ऐसे 5 नाम दिए, फिर कहा कि इनको जचाओ, नहीं जचाओ नहीं, इनको याद करके सुनाओ। तो बालक क्या करेगा, फर्नीचर वाले जो है 5 अलग याद करेगा उसको। शब्दों को प्रस्तुत करने के बाद विद्यार्थियों को बिना क्रम का ध्यान रखने के लिए लिखने के दीजिए। अब विद्यार्थियों को विश्लेषण करने के लिए कहिए कि क्या उन्होंने पुनः स्मरण में शब्दों का संगठन किया है, और यदि किया है तो किस प्रकार किया है। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार पाठ्यक्रम विषयों को याद रखने के लिए इस परिघटना का उपयोग कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात आपके। तो पहला क्या था, अधिगम के लिए हमने क्या देखा, इसमें जो है अव्यक्त अधिगम, और ये था अपने क्रियाकलाप से पहले, 1 मिनट, इधर था ना ये सीखी जाने वाली सामग्री, सीखी जाने वाली सामग्री है ना, वो किस प्रकार की है, अर्थपूर्ण है, परिचित है, उसको हमने क्रम से सेट कर रखा है, क्या है वो सब चीज़ें। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है वातावरण। वातावरण का तो फर्क पड़ता ही है। अब मान लीजिए यहाँ वातावरण शांत है, मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में, आराम से पढ़ा रहा हूँ। यहीं पे मान लो अब 5 लोग और बैठे हो, बाहर बातें चल रही है, तो नहीं हो पाएगा अधिगम। अधिगम वातावरण द्वारा भी प्रभावित होता है। शांत व स्वच्छ वातावरण, उचित रोशनी, तापमान, ये वातायन आदि सुगम। वातायन का मतलब भाई मौसम कैसा, गर्म ठंडा, अधिगम सुगम होता है। अब पसीना पसीना हो रहे हैं तो फिर अधिगम नहीं होगा। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, हालांकि ये चीज़ अलग है, कई लोग चुनौती लेकर भी कर लेते हैं, वो अलग बात है। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक यानी जो लर्नर है उसकी क्या धारणा है। अब मनोविज्ञान में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने वाले की इच्छा ही नहीं है कि अरे छोड़ो यार ऐसे कर रहे हैं गुरुजी क्या है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खुद की इच्छा, तत्परता जो है वो ज़रूरी है। फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर, अभिप्रेरणा। तो पहली बात उसमें अभिप्रेरणा होनी ज़रूरी है कि भाई हमें करना है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य प्राणी की ऐसी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है, मानसिक और शारीरिक अवस्था जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्वेलित करती है। वो कहता है कि बस करना है, ये तो करके दिखाना है, आवश्यकता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा देती है, यानी अपने आप ही जोश हो जाता है, सुबह अपने आप नींद खुल जाती है कि बस काम करना है। अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना आवश्यक है। यदि बालक मिठाई खाना चाहता है तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं रसोई में रखे विभिन्न जारों को टटोलता है और मिठाई का जार खोल लेता है। जार का मतलब डब्बे। मिठाई की इच्छा हुई, किताब छोड़ के गया रसोई में, डब्बे में देखा कि सुना है कि मिठाई आई हुई है, देख लेगा। इसी प्रकार कक्षा में भी वही बालक अधिक परिश्रम करते हैं जिनमें विभिन्न विषयों को सीखने की अभिप्रेरणा होती है। मतलब इच्छा होती है कि हमें ये सीखना है, अंग्रेजी सीखनी है, हिंदी सीखनी है, मनोविज्ञान पढ़नी है। सीखने के लिए अभिप्रेरणा आंतरिक तथा बाह्य हो सकती है। कक्षा में विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ता है क्योंकि अच्छे अंकों की प्राप्ति उसे नई साइकिल या प्रशंसा मिलेगी। यानी उसको होता है कि हम पढ़ेंगे तो या तो प्रथम आएंगे तो पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगी और घर वाले खुश होंगे, या फिर आगे जाके जो है उनको कोई अच्छा पद मिलेगा। यह बाह्य अभिप्रेरणा है, बाहर से कोई चीज़ आ रही है। इसके विपरीत यह विद्यार्थी इसलिए कक्षा में परिश्रम करता है कि उसे आनंद मिलता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। कईयों को अपने आप ही इंटरेस्ट आता है, आनंद आता है किसी काम में, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के लिए दिए जाने वाले पुनर्बलन की अनुसूची भी सीखने को प्रभावित करती है। अब आपको याद होगा पहले हमने पुनर्बलन पढ़ा था कि कौन सा पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन ज़्यादा प्रभावशाली है या आंशिक? कमेंट करके बताओ फटाफट, सतत या आंशिक ज़्यादा प्रभावशाली? सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी प्रत्येक प्रयास में पुनर्बलन में प्राणी सीखता भी जल्दी है और भूलता भी जल्दी है, विलोप भी। आंशिक पुनर्बलन, कुछ प्रयासों में पुनर्बलन, कुछ में नहीं। अनुसूची द्वारा बालक जल्दी सीखता है और लंबे समय तक जो है वो उसमें रहता है। इसलिए कौन सा प्रभावशाली है? अब आते हैं
ये पैराग्राफ 5 पर, कोई बीच में रह जाए तो याद दिला देना, पर आप कैसे दिलाओगे, है ना। शिखाई अनुक्रिया का विलोप भी कठिनाई से होता है। तो याद रखना, आपने कमेंट किया और आपने सही कमेंट किया कि आंशिक जो है ना कभी दिया कभी नहीं दिया, उसमें अनुक्रिया का विलोप जो है ना वो लेट होता है, भूलता नहीं है वो, क्योंकि उसमें कई बार बीच वाली प्रेरणा, खुद की आंतरिक प्रेरणा जाग जाती है। अब है संवेदी क्षमता, यानी उसकी खुद की क्या कैपेसिटी है, सेंसिटिविटी कैसी है, सेंसिटिव जो है ना, सेंसिटिविटी। विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों की संवेदी क्षमताओं तथा अनुक्रिया करने की योग्यताओं में भिन्नता होती है। अन्य शब्दों में प्राणियों में अधिगम क्षमता उनके जैविक क्षमता के कारण परिसीमित हो जाती है। जैसे किसी किसी की लर्निंग ज़्यादा होती है, नेचुरली जन्मजाति। अधिगम विभिन्न संवेदी अंगों की क्षमताओं और प्रत्यक्षीकरण की योग्यता पर निर्भर करता है कि हम कितनी तेज़ी से अपने कान, आँख, त्वचा इनको काम में लेते हैं, सीखते हैं, अपने माइंड को एकाग्र करते हैं और उसको प्रत्यक्षीकरण, उसको एक इमेज के रूप में ढाल लेते हैं। संवेदी अंग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की जानकारी के लिए आवश्यक है। अब है आयु और परिपक्वता, यह अधिगम को प्रभावित करता ही है। आयु भाई, अब एक 80 साल का व्यक्ति सीखेगा, एक 10 साल का सीखेगा। परिपक्व व्यक्ति सीखेगा, मेच्योर, उसको पता है अब आप मेच्योर है। तो हम देखते हैं कोचिंग में कि हम एक पुलिस कांस्टेबल का बैच चलाते हैं तो उसमें BA फाइनल ईयर वाले, 12वीं वाले, कॉलेज वाले आते हैं, उसमें हंसी मजाक भी ज़्यादा चलती है। और रीट वाला बैच चलाते हैं तो इतने सीरियस होते हैं कि उनको तो चुटकुला क्या, उनको अगर गुदगुदी भी करो तो भी हंसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि सभी BEd कर रखी है, काफ़ी टाइम हो गया है, घर परिवार को, बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो सारे सीरियस, उनको यह है कि बस फटाफट पढ़ाया 3, 4, 5 घंटे और हम जाएं अपने घर। तो परिपक्वता का भी फर्क पड़ता है अधिगम पर। अधिगम आयु और परिपक्वता भी निर्भर करती है, ध्यान रखना। अधिगम को आयु और परिपक्वता निर्भर करती है। देखो दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आए जो सोच विचार करने वाला हो तो आप उसमें आराम से सोच विचार करना, ठीक है। कुछ होते हैं फैक्ट वाले और कुछ होते हैं चिंतन वाले। विभिन्न कार्यों को सीखने के लिए पर्याप्त परिपक्वता का होना भी जरूरी है। थकान और थक गए, ऊब गए तो चाहे कितना ही कुछ भी हो, हम बोर हो जाते हैं और अधिगम में पठार आ जाता है, रुक जाते हैं। थकावट और ऊब और एक रास्ता, यानी अब पूरे दिन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं सुबह से शाम, तो अरे थक जाएंगे, अरे छोड़ो भाई क्या हो गया, ठीक है। मेनाटोनी, एक रास्ता, तथा नीरसता। अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सरस बना रहे टॉपिक, इसलिए मैं वीडियो भी सामने ऑन रखता हूँ ताकि आप इधर से बोर हो तो इधर देख लो, इधर से बोर हो तो इधर देख लो। वीडियो वाला सिस्टम ठीक है या केवल किताब ही चलने दें, मुझे बताना कमेंट करके। तो अधिगम को कम करती है। थकान मानसिक और शारीरिक शिथिलता से संबंधित है, यानी मानसिक थकान और एक शारीरिक थकान। आप पूरे दिन खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, शारीरिक थकान। मानसिक थकान, पूरे दिन माथापच्ची की, पढ़े बच्चों से माथापच्ची की और की, जो सीखने की क्षमता और सामर्थ्य को कम कर देती है। ऊब यानी बोर हो जाना, कार्य में विरक्तता और इच्छा की कमी को इंगित करता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि थकान होने पर हम किसी भी पाठ को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। शारीरिक और मानसिक ताजगी, जैसे नींद पूरी होने के पश्चात की अवस्था में अधिगम सुगम होता है। तभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर, क्यों? क्योंकि रात की नींद ली हुई है, वातावरण शांत है तो हम पढ़ते हैं तो अधिगम अच्छा होता है। दिन भर काम किया, माथापच्ची की, शाम को 10 बजे किताब लेके बैठेंगे तो किताब ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे वापस, तो ये होता है झपकियाँ, ठीक है। संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन, समय कैसे है, मूड कैसा है, मूड अच्छा होता है, पढ़ाने में मुझे आनंद आता है। मूड खराब होता है तो ऐसे, तो खुशी, प्रसन्नता, मगर पढ़ाना मेरा इंटरेस्टिंग है इसलिए मेरा तो लगभग पढ़ाते समय मूड अच्छा ही रहता है, ठीक है। खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि की अवस्था में सीखना सुगम होता है, जबकि क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद, उसमें अधिगम ढंग से नहीं होगा, मूड तो खराब हो रखा है। पूर्व अधिगम, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का प्रभाव पड़ता है। पहले आपने मनोविज्ञान पढ़ रखी है तो ये आपकी नॉर्मल चीज़ है। जो अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी ट्रांसफर होता रहता है। साइकिल के बाद साइकिल सीखना आ गया, फिर मोटरसाइकिल जल्दी सीखेंगे, मोटरसाइकिल आ गई, गाड़ी जल्दी सीखेंगे, गाड़ी एक आ रही है तो फिर दूसरी गाड़ी सीख रहे हैं तो बहुत जल्दी चला लेंगे। पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है, तो धनात्मक अंतरण कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। धनात्मक अंतरण हुआ है। यदि बाधक होता है तो ऋणात्मक अंतरण। यदि नए अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता तो शून्य अंतरण। तो ये 3 अंतरण हो गए, याद रखना, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य।
उदाहरण के लिए संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल होता है और यह है धनात्मक अंतरण है। अंग्रेजी का पाठ सीखने का गणित सीखने से कोई प्रभाव नहीं है तो वह शून्य अंतरण है। साइकिल में ब्रेक का उपयोग हाथों से करने के बाद 2 पहिया वाले वाहन में पाँव से ब्रेक का उपयोग करना यदि बाधक है, ये देख लो मेरे साथ हुआ, जैसे मोटरसाइकिल चला के आप स्कूटी चलाओ तो स्कूटी में बार बार आपका जो है ब्रेक लगेगा तो पाँव ऐसे नीचे जाएगा, आगे देखेंगे वहाँ कुछ है ही नहीं, तो यह ऋणात्मक अंतरण है। या फिर जैसे मान लीजिए आप मोबाइल स्क्रीन टच के बाद आप कीपैड वाला मोबाइल लो, बार बार वहाँ भी आप क्या भूल से ऐसे करोगे आप उसमें भी, तो वो क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऋणात्मक अंतरण है। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त अधिगमकर्ता की रुचि कैसी है, बुद्धि कैसी है, अभियोग्यता कैसी है, एप्टीट्यूड, ठीक है, उसकी योग्यता, और अभिवृत्ति एटीट्यूड का मतलब नज़रिया कैसा है उसका विषय के प्रति। अब इतिहास है, शुरू से बना रखा है क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने, और एक आपका नज़रिया कि अरे इतिहास जानना ज़रूरी है, देश को समझना, अपने प्राचीन गौरव को समझना, और कहीं भी आपको अपना जैसे कोई भी कंपटीशन दो, कहीं भी बात करो, इतिहास का नॉलेज है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भाषण शुरू कर दो, कहीं भी कोई बात कर लो, चर्चा कर लो, तो मतलब नज़रिया कैसा पॉजिटिव हुआ तो वो आप उसको जल्दी सीखेंगे। तो इस तरह से अब थोड़ा और पढ़ लें, बोर तो नहीं हो रहे। और देखो पढ़ाई में बोरियत होना स्वाभाविक है, अगर आप बोर होने इसका मतलब आप जो है इंसान है। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, अब ये जो सिद्धांत है उनका क्या फ़ायदा है भाई, हम कहाँ उनका प्रयोग करेंगे। तो अधिगम सिद्धांतों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वांछित व्यवहारों के अर्जन, यानी हमें जो व्यवहार चाहिए वांछित, जो आवश्यकता है अच्छे व्यवहार की, उसको हम सीखेंगे और बढ़ाएंगे, और अवांछित व्यवहार है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। प्राचीन कुत्तेवाड़ा और क्रियाप्रसूत याद है ना, चूहा, कबूतर, इसकी नर, अनुबंधन और सामाजिक अधिगम, बंडूरा वाला, वाचिक अधिगम, बोल बोल कर, प्रेक्षण अधिगम, वो देख कर आदि के आधार पर विकसित तकनीकों विधियों का उपयोग जीवन को समृद्ध और आनंददायक बनाने और समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। बच्चों के पालन पोषण में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग हो सकता है। ध्यान रखना, अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ी है ना ये 11वीं की 12वीं की, और वो एक गाइड, तो भी आप देखना आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। स्कूल में आप बच्चों के साथ काम करेंगे परिवर्तन आएगा। मैं जैसे बच्चों को होमवर्क देता हूँ तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर 1-2 और बता दो। मैं मान लीजिए पूरा पाठ कभी नहीं देता कि पीछे जो सारे प्रश्न कर लो, मैं छांट के करवाता हूँ कि 4 ये लघुत्तरात्मक कर लेना, 1 निबंधात्मक कर लेना। मैंने कभी निबंधात्मक चारों नहीं दिए, क्यों? क्योंकि बच्चे केवल मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ता है बेचारा। अब सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे होशियार हैं, वो तो कहेंगे सर 2 कर लें, तो मैंने कहा ठीक है आपकी 6 2 कर लो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम धक्के दे दे के गाड़ी स्टार्ट कराएंगे, 2 दिन हो गए कॉपी नहीं डाली, कॉपी गुम हो गई, बकरी खा गई, वर्षा में भीग गई, दोस्त ले गया वापस नहीं लाया, फिर भी उनको कहते हैं चलो तुम ऐसा करो पहले छोटे वाले प्रश्न करके दिखाओ मुझे, अति लघु। तो वो कहता है यार 1 पन्ने का पाठ है गुरुजी कर लेंगे, कर लेता है, फिर वो शाबाश बहुत बढ़िया, अब ऐसा करो 4 ये और करके ले आओ। तो इस तरह से उनको व्यक्तिगत जो है उनको वहाँ क्या काम आ रहा है, मनोविज्ञान काम आ रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर बालक है, उसकी स्पीड नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाएंगे। उसको एक साथ बोझ दे दिया, अब वो अगर 2 पार्ट 3 पार्ट रह गए, अब वो तो सोचेगा मैं तो पिछड़ गया, अब कब पूरा करेंगे, फिर वो बहाने बनाएगा, जिस दिन कॉपी जान उस दिन भागेगा, आएगा नहीं, तो ऐसा ना हो। प्राचीन अनुबंधन का उपयोग कर बच्चों को खतरे और सुरक्षा के संकेतों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा मित्रों, प्राचीन अनुबंधन से बच्चों को जो खतरे हैं, सुरक्षा के संकेत हैं, उनको सिखाया जाता है। पुरस्कार के उपयोग से और क्रियाप्रसूत अनुबंध सिद्धांत के उपयोग से बालकों को उचित व्यवहार सिखाया जाता है कि भाई अच्छा व्यवहार करोगे पुनर्बलन मिलेगा, खराब व्यवहार करोगे दंड मिलेगा, उलाहना मिलेगा, जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन, समय पर पहुंचना इत्यादि अपनाया जाता है। और अवांछित व्यवहार जैसे अंगूठा चूसना, मिट्टी खाना, झूठ बोलना, जिद करना, इनको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। मॉडल के रूप में माता पिता सामाजिक व्यवहारों को, अब सामाजिक व्यवहार है बंडूरा वाला, तो माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, उनके मित्र व्यवहार करेंगे, उन मूल्यों से सहयोगी होता है। तो सारे ही उपयोगी है। शिक्षण के क्षेत्र में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाना, नई सूचनाएं अर्जित करना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना इत्यादि चीज़ें उसमें आ जाती है। 8 नंबर है ना, तो अब हम देखते हैं 7 नंबर चैप्टर, ये
उत्साही बनाने में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अध्यापक द्वारा सही गृह कार्य, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया गृह कार्य का, ठीक है, और उत्तर देने पर प्रशंसा करना, कहते शाबाश, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा किया, और अच्छा करना, टॉफी देना इत्यादि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का उदाहरण है। तो यहाँ से उदाहरण आ गया कि बच्चे को हमने टॉफी दी, कौन सा सिद्धांत, क्रिया प्रसूत। क्यों? क्योंकि चूहे को भोजन मिल रहा है ना, पुनर्बलन, पुनर्बलन, ठीक है। संगठन में कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति को कम करना, कार्य के प्रति रुचि बढ़ाना, आवश्यक कौशल विकसित करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, जैसे अग्निशमक वगैरह इत्यादि अधिगम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो हम कुछ पहुँचे हैं समापन की ओर, और यहाँ पे कुछ पद और रह गए थे क्या? प्रमुख पद, ठीक है, यही है ना, हाँ प्रमुख पद, चलो ये रह गए, अभी देखते हैं प्रमुख पद। तो दोस्तों ये जूम वाला ठीक लगा क्या? कमेंट करके बताना क्या क्या पद आए इसमें। अधिगम आया यानी सीखना, अनुबंधन आया यानी एक जुड़ाव, एक समझौता, प्राचीन अनुबंधन आ गया जैसे सदियों से चला आ रहा है शास्त्रीय कुत्ते वाला, क्रिया प्रसूत आ गया चूहे वाला, अनुबंधित उद्दीपक यानी क्या हो गया वो घंटी, अनुबंधित अनुक्रिया लार का आना, अनुबंधित उद्दीपक यानी कि स्वाभाविक यानी भोजन, अनुबंधित अनुक्रिया भोजन को देख के लार आना, उसमें कैसा अनुबंधन तो प्राकृतिक है, सामान्यकरण यानी उन चीज़ों को समझ लेना, विभेदीकरण छांटना, ये अलग अधिगम, ये घंटी की आवाज़ अलग है इससे भोजन आएगा, ये अलग है इससे भोजन नहीं आएगा, विलोपन भूल जाना, संबंध टूट जाना, होता है पुनर्लाभ, प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को देख देख के वो कैसे कर रहा है उस हिसाब से हमें करना है। वो जैसे मान लीजिए होता है बर्गर आपने खाया होगा, इतना बड़ा होता है इसे, अब ला दिया किसी ने कि ये लो बर्गर खाओ, कहीं बैठे मेहमान हो, अब सोचे यार इसको कैसे खाएं, तोड़े हैं तो टूटे नहीं, फिर थोड़ा रुको, देखो अगले को खाने दो, जैसे अगले ने खाया मुंह खोल के पूरा, तो ऐसे आप खा लो देख के, तो क्या हुआ प्रेक्षणात्मक। पुनर्बलन यानी फिर से बल मिलना, पुनर्बलन अनुसूची किस प्रकार का देना है, थोड़ा ज़्यादा। धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन यानी कि धनात्मक का मतलब जो है पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ा डर, डांट फटकार का डर, ऋणात्मक पुनर्बलम दंड नहीं है, याद रखना दंड नहीं है, दंड अलग चीज़ है, ठीक है, केवल दंड का भय वही ऋणात्मक है, उससे बच जाना, दंड से बच जाना कि भाई हेलमेट लगा के जाओ अभी 500 का चालान कट जाएगा, ठीक है, तो वो दंड अलग है। और वाचिक अधिगम, अब है महत्वपूर्ण बिंदु। अधिगम अनुभव अभ्यास के कारण व्यवहार में या व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत मतलब लगभग स्थायी परिवर्तन है और व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुमान पर आधारित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया है। थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह जो है ना वो हम देखेंगे। थोड़ा ये देख लेते हैं, अधिगम असक्तता, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। विद्यालय में कुछ बालक पढ़ाई में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी है तो बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा है, पूरे संसाधन नहीं है, कॉपी नहीं है, बस्ता नहीं है। सांस्कृतिक यानी कल्चर ऐसा है कि क्या करना है पढ़ के, ये तो अपने तो पुस्तक नहीं काम करना है। विश्वास, बौद्धिक असक्तता, मानसिक रूप से कमजोर है। संवेदी अक्षमता, आंखें काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहे, सेंसिटिविटी नहीं है। इनमें से एक कारक अधिगम असक्तता भी है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में इत्यादि कठिनाई होती है। अधिगम असक्तता उन बच्चों में पाई जाती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सामान्य संवेदी पर्यक तंत्र वाले होते हैं। यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में भी कई चीज़ों में अधिगम असक्तता यानी डिसएबिलिटी पाई जाती है। कुछ लक्षण हो सकते हैं। अधिगम असक्तता के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं भाई, ठीक है। तो पहला, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को लिखने, लिखी हुई सामग्री को पढ़ने और बोलने में कठिनाई। जैसे मान लीजिए किसी को बोलने में कठिनाई हो, किसी को पढ़ने में कठिनाई हो, किसी एक विषय पर देर तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, स्थान व समय के बोध में कठिनाई, पेश या समन्वय, हस्त निपुण, शारीरिक संतुलन में कमी। जैसे मान लीजिए लिखना जो है किसी को कम अच्छा लगता है, मौखिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में कठिनाई, पढ़ के समझ में आ जाए पर मौखिक बोला तो नहीं समझ में आया, ध्यान भटक गया। सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, जैसे मान लीजिए
रिश्ते नातेदारी, समाज के साथ घुलना मिलना। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गति से जुड़े संकेतों के प्रशिक्षण में कठिनाई। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया के लक्षण, ये आप याद रखना। पठन वैकल्य यानी पढ़ने में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया के लक्षण, जैसे प तथा फ, व तथा ब में अंतर करना कठिन होता है। समय पर उपचारिक अध्यापन विधि द्वारा इन बालकों की कठिनाई को कम किया जा सकता है। अब यहाँ से उदाहरण आ सकता है व और ब, इस तरह से मैं और भ, स और प, ऐसे अक्षर। तो अन्यथा वे समस्याएं जीवन पर्यंत बनी रह सकती है और व्यक्ति के दिन प्रतिदिन समस्याओं, क्रियाओं, पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो पढ़ने से संबंधित उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, अब ये अवैध आ गए हैं और अति लघुतरात्मक। चलो इतना तो फिर निपटा ही देते हैं, अब क्या छोड़े इतना सा। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन, अब इतना छोटे से देख लेते हैं इसको रिवीजन में ना। प्राचीन अनुबंधन सर्वप्रथम पावलोव ने सुझाया, या चलो जूम कर देते हैं भाई, है ना, ठीक रहेगा आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक वाइक कर दिया करो, इसमें कंजूसी मत किया करो। ठीक है, और आपके खास दोस्तों उनको शेयर भी कर दिया करो, धीरे से बताया आपको ना। प्राचीन अनुबंधन सर्वप्रथम पावलोव ने सुझाया। ठीक है, और इसमें प्राणी दो उद्दीपक तटस्थ और स्वाभाविक के मध्य आश्रय को सीखता है। तटस्थ घंटी, स्वाभाविक भोजन। तटस्थ और स्वाभाविक उद्दीपक को युग्मित कर देता है, घंटी और भोजन को, तो प्राणी अनुबंधित उद्दीपक हो जाता है। और अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा में अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। रिविजन हो गया ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सर्वप्रथम स्किनर द्वारा दिया गया था, याद रखना। क्रिया प्रसूत स्किनर, स्किन के ऊपर बांधते हैं हम सूत, मोड़ी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत किया जाता है, यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन कोई भी वस्तु या घटना है जो पूर्वगामी अनुक्रिया की आवृत्ति बढ़ाता है। ये शब्दावली याद रखनी है। पूर्वगामी अनुक्रिया जो हमने पहले काम किया उसको हम फिर से करना चाहेंगे, पुनर्बलन मिलेगा तो। इस प्रकार अनुक्रिया परिणाम आधारित होती है। क्रियात्मक अनुबंधन, पुनर्बलन के प्रकार, ये प्रयासों की संख्या, पुनर्बलन में विलंब से प्रभावित होती है। प्रेक्षणात्मक अधिगम में मॉडल के व्यवहार, जो हमारा आदर्श है उसके व्यवहार का प्रेक्षण कर ज्ञान अर्जित करते हैं। किसने दिया, कमेंट कीजिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम किसका है या सामाजिक अधिगम। निष्पादन इस पर निर्भर करता है कि मॉडल के व्यवहार को पुरस्कृत किया है तो दंड मिला है। वो प्रयोग किया था ना कि जैसे उन्होंने खिलौनों को तोड़े फिर उनको पुरस्कार मिला तो बच्चों ने उनको तोड़ा। वाचिक और शाब्दिक अधिगम चिन्हों, प्रतीकों, संख्याओं या अक्षरों, शब्दों, वाक्यों से संबंधित है। वाचिक अधिगम को वातावरण, सामग्री की अर्थपूर्णता, परिचितता, व्यक्तिनिष्ठ संगठन, श्रेणी, गुच्छन, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक प्रभावित करते हैं। वाचिक अधिगम जो होता है ना उसको संवेदी अंगों, प्रत्यक्षण की क्षमता, रुचि, बुद्धि, अभियोग्यता, अभिवर्ती, पूर्व अधिगम, थकान, उप संवेगात्मक स्थिति इत्यादि सम्मिलित है। अधिगम सिद्धांतों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, संगठन, चिकित्सा, बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा इत्यादि में वांछित व्यवहार के अर्जन और बढ़ाने तथा अवांछित व्यवहार को कम करने के समाप्त में किया जाता है। ओम स्वाहा, पूरा हो गया है। ठीक है, पढ़ लेना आप इसको। अब है अवैध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साश्चर्य होता है। उद्दीपक के बीच, तो आप इसमें कमेंट करो भाई, पहले का क्या उत्तर होगा। प्रेक्षणात्मक उद्दिगम और उद्दीपक प्राचीन क्रिया प्रसूत। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि क्या थोड़ा सुविधा रहे इसको समझने में। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, तो यह उक्ति है कौन सा, सामाजिक या प्रेक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेक्षणात्मक है ना। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम व्यवहार में तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि परिवर्तन कारण होता है। बालक द्वारा, चलो इनके सीधे उत्तर से आपको टिक लगाएं क्या। ब, ठीक है, प्राचीन अनुबंधन। ए में क्या है, इसमें प्रेक्षणात्मक अधिगम। द, अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से और सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है, तो कौन सा अधिगम है बताओ। पुनर्बलन मिल रहा है ना, तो क्रिया प्रसूत। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक, प्राचीन, क्रिया प्रसूत, अव्यक्त अधिगम। तो आपको याद आ रहा होगा। तो चौथे में जो है वो है स, और इसमें द देखते हैं।
से और द। ठीक है, तो इस तरह से इनके उत्तर हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। छोटे वाले प्रश्नों को रिवीजन कर लेना। अब हम ये पार्ट पूरा हो गया है, अब हम 4 पार्ट या 5 पार्ट पूरे हो गए, आगे आपको और देखेंगे कौन से करने हैं। धन्यवाद।